अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शज़िया न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, अफगानिस्तान की सरजमीन से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी अब महज सरहदी कशीदगी नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ खुली जाहरियत की सूरत इख्तियार कर चुकी है। खैबर जिला में पाक अफगान सरहद पर तुरखम बॉर्डर और तीरा वादी के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग, फिर भक्कर की दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला। ये वाक़यात किसी इत्तफाक का नतीजा नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की चेक पोस्ट तबाह करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब तहम्मुल की पॉलिसी की हद खत्म हो रही है। हुकूमती ज़राए इसे अफगानिस्तान की जानिब से एलानिया जंग करार दे रहे हैं। ये सब एक तसलसल की कड़ियाँ हैं। सवाल यह कि क्या काबुल इंतजामिया अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने में नाकाम हो चुकी है, या ये दानिस्ता चशमपोशी है। पाकिस्तान में ये सोच मजबूत हो रही है कि अब दिफाई हिकमत अमली से आगे बढ़कर फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ चुका है। दूसरी जानिब आलमी मंजरनामा भी बदल रहा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकायत हैं कि उनकी सरजमीन हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इसका मतलब यह है कि मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, खित्ते का बनता जा रहा है। अगर इलाकाई ताकतें यक ज़बान हो गई तो काबुल पर सफारती, अस्करी और मजीद मुआशी दबाव बढ़ सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये बयानिया जोर पकड़ रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ अब फैसला कुन मरहला आ चुका है। कौमी सलामती को सियासी इख्तलाफात से बालातर रखने की बात हो रही है। क्या ये किसी बड़े ऑपरेशन का पेश खैमा है? खित्ते का दूसरा बड़ा आतिशफेशा ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका के लिए खतरा करार दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अमेरिका अमन बेजोर ताकत कायम करेगा। अमरीकी बहरी बेड़ों की मशरक़ वस्ता में तैनाती और इसराइली इंटेलिजेंस के बयानात इस इम्कान को तक़वियत देते हैं कि महदूद फ़िज़ाई हमले या दबाव की नई लहर सामने आ सकती है। अगर ईरान पर हमला होता है तो क्या खित्ता प्रॉक्सी जंगों की लपेट में आएगा? क्या अफगानिस्तान की सूरत हाल इस बड़ी कशमकश से जुड़ सकती है? और क्या पाकिस्तान बैक वक्त मगरबी सरहदी दहशतगर्दी और खलीजी कशीदगी के असरात का सामना करना पड़ेगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। जनरल साहब, खैबर जिला में हालिया झड़पें हुई, फोर्सेस ने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर भक्कर में खुदकुश हमला हुआ। क्या ये रवायती सरहदी तनाव है? क्या आप समझते हैं कि काबुल इंतजामिया अपनी सरजमीन पर मौजूद शिद्दत पसंद ग्रोहों पर कंट्रोल खो चुकी है, या ये फिर एक स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, ये तो उन पे कंट्रोल तो हम नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पे खो चुकी है। ये सिर्फ बिक चुके हैं ना। ये देखिए, इन्होंने अपना अफगानियों का नाम कटा दिया। इन्हें जो पैसे मिल रहे हैं, और देखिए मैं आपसे शेयर करता हूं कि 2021 में अमेरिका ने वहां से विड्रॉल किया, $7.3 बिलियन का असला छोड़ा, और मुझे पता चला कि 2021 और 2022 में इन्हें तकरीबन $4 बिलियन अमेरिका की तरफ से मिले। और फिर 2023 और 24 में $2 से $3 बिलियन देते रहे, और पिछले साल भी तकरीबन $1 बिलियन दिया। ये उस इमदाद के अलावा है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है अक़वाम मुत्तहिदा। तो भाई कहाँ गया? वहाँ औरतों को तालीम नहीं है, 7 औरतें मार दी, 8 जख्मी कर दी काबुल में, और वहाँ पे ये दहशतगर्द तंजीमें फल फूल रही हैं। ISKP वाले जो थे सीरिया इराक में ऑपरेट कर रहे थे, अफगानिस्तान कैसे पहुंच गए? भाई रास्ता उनके साथ तो बॉर्डर नहीं लगता, कौन इनको लेकर आया? तो ये बिके हुए हैं। इसमें इजराइल मोसाद पूरी तरह इन्वॉल्व है, मोसाद ईरान में भी इन्वॉल्व है, और इंडिया जो है वो पूरी तरह इन्वॉल्व है इसमें अफगानिस्तान में। और मोदी बेशरम अब देखें, पाकिस्तान से तो शिकस्त खाई, और जब हालात अमेरिका किसी वक्त भी हमला कर सकता है खुदा न खास्ता ईरान पे, तो चले गए हैं इजराइल और कह रहे हैं उनसे हम दिफाई मामलात करेंगे, हम सिक्योरिटी की डील करेंगे, हम इनोवेशन में कोऑपरेशन करेंगे, हम AI में कोऑपरेशन करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। और रिपोर्ट हो रहा है कि शायद $8 बिलियन से ज़्यादा कोई दिफाई मुआहदा इनका हो जाए। पाकिस्तान का दिफाई बजट आप देखें $7 बिलियन है। हमारे बजट से ज़्यादा वो एक डिफेंस डील करने जा रहे हैं इसराइल के खिलाफ, और अब अरबों से भी दोस्ती का लिबादा उड़ा हुआ है मोदी बेशरम ने। वहाँ अरबों से दोस्ती लगाई हुई है। इसराइल कहता है मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा, अरब स्टेट पे कब्जा करूंगा, और मोदी देखें इसराइल के साथ जाके जुड़ रहा है। तो ये हमें सारी गेम समझनी होगी कि इसमें जो नेक्सस है इंडिया, इसराइल, मोसाद और ये अफगानिस्तान
और कुछ बैरूनी ताकतें जो इनके तरफ से उनको मतलब ये लेवरेज दे रही हैं। तो हमें पाकिस्तान के मफाद में सामने रख के बात करनी चाहिए। KPK में देखें, आपने मिसाल खैबर की दी, फिर देखें कोहाट में चकदरा के पास DSP को शहीद किया गया और उसमें उन जख्मियों को लेके जा रही थी पुलिस की वैन, उसको आग लगा दी गई और उनके जनाजे में कोई सियासी लीडर ने शिरकत नहीं की। वहाँ मिलिट्री के लोग थे, लॉ इन्फोर्सिंग के थे, लोकल थे, अवाम थी, लेकिन वहाँ पे सियासी नुमाइंदगी की सिफत जो थी मौजूदगी बिल्कुल नहीं थी। तो हमें देखिए, हमारे अंदर जो है ना, हमें सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी लाना होगा। जो पाकिस्तान को पे अपनी पार्टी को ज्यादा तरजीह देते हैं, मेरा अपना ख्याल है वो पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं है बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन है। पाकिस्तान का जो मफाद है उसकी इंटरेस्ट पहले रखनी होगी, पार्टी का मफाद बाद में रखना। बिल्कुल सही। पाकिस्तान सबसे पहले 2007 से 2016 तक पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की बड़ी बदतरीन लहर देखी और अब भी ऐसे लग रहा है कि जैसे वी आर जस्ट ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर इंसर्जेंसी साइकिल। डोंट यू थिंक दिस इज अ हाई टाइम कि हम अपने नेशनल एक्शन प्लान पे अब अमलन काम करें, इसको फॉलो करें, क्योंकि एक प्लान हमारे पास है, हम उस पे क्यों नहीं काम कर पा रहे अभी तक? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम पार्टियों ने साइन किए हुए हैं, इसमें कंसेंसस है। उसमें सिर्फ जो काइनेटिक काम है वो हमारी बहादुर अफवाज, हमारी बहादुर पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो अपनी जान के नजराने लहू से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। बाकी काम क्यों नहीं हो रहा? स्मगलिंग क्यों नहीं रुक रही? वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही? वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों फाल नहीं है? वहाँ पुलिस क्यों इफेक्टिवली काम नहीं कर सकी? और देखें 18th अमेंडमेंट के बाद तो लॉ एंड ऑर्डर तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। ये पुलिस पे जो हमले हो रहे हैं, उनके शहादतें हो रही हैं, जो सिक्योरिटी सिचुएशन बनी हुई है, तो कहाँ ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट? तो जब बजट जाने की बारी आती है तो बजट में 90% से ज्यादा फाइनेंशियल एड उनको फेडरल गवर्नमेंट देती है। तो पैसे लेने आ जाते हैं, जहां डिलीवरेंस है वहां पे इनसे सवाल ना किया जाए। तो मेरा ख्याल है अब हमें वी हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। जहां आपकी प्रिविलेजेस हैं, जहां आपके पर्क्स हैं, जहां आपको सहूलियात दी जा रही हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। जो पाकिस्तानी मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा पार्टी को तरजीह दे रहा है, पाकिस्तानी अवाम को उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और हमें ऐसे लॉज बनाने चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान की स्टेट को अगर माइंड करता है तो कानून को हरकत में आना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सर, इस वक्त पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा है कि अब हम इस हवाले से फैसला कुन मरहल में दाखिल हो रहे हैं। फोर्सेस ने साबित भी किया है और अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स भी किए हैं। अब जिस तरह पाकिस्तान के शहरों तक दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है, तो क्या ये क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स में मजीद इजाफा होने जा रहा है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल इजाफा होगा, क्योंकि हमारा जो हमने नेशनल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर्स बना दिए हैं और पंजाब में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट का इफ्तिताह हो गया है। बाकी सूबे के हेडक्वार्टर खुल रहे हैं। इसमें 50 से ज़्यादा जो है इंटेलिजेंस के इदारे या बाकी लॉ इन्फोर्सिंग की जो इनपुट आती है वो इससे मुंसलिक है। तो हमें ये चाहिए कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है इसको कंटिन्यू करें, इसमें कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज करें और जो काली भेड़ें अंदर आ चुकी हैं बॉर्डर को सख्ती से सील करें और उसमें बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखें और कोई भी इलीगल अगर क्रॉस करके आता है ऑथराइज्ड चैनल से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और अगर जो बाकी पोरस बॉर्डर है वहां पे लोगों को ऑन बोर्ड किया जाए, उन्हें कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिए जाएं, उन्हें हौसला दिया जाए, उनकी मदद की जाए कि अगर किसी भी टेररिस्ट की प्रेजेंस उनको फील होती है तो चुप ना रहें, फौरन लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इतला करें ताकि उनका कला कम किया जाए। और जो लोग इनको अपने पास पनाह देते हैं, इनसे सिंपैथाइज करते हैं, इनकी मदद करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उन्हें भी वही सजाएं दें जो टेररिस्ट की हैं। तो हमें ये सारे सख्त फैसले करने होंगे और इन्हें इंश्योर करना होगा, तभी पाकिस्तान में अमन आ सकता है। जब तक अवाम को देख रहे हैं कि ख्वारिज के यहाँ पे स्लीपर सेल्स भी मौजूद हैं और बड़े चांसेस हैं कि अब वो भी एक्टिव हो जाएं, तो उसके लिए काउंटर टेररिज्म फोर्सेस को मजीद अंदरूनी मुल्क कार्रवाइयों की जरूरत पड़ सकती है, राइट? देखिए, स्लीपर सेल तो पहले एक्टिवेट हुए हुए हैं। ये जैसे बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई हुई उसमें 300 के करीब जो है हमने फितना और हिंदुस्तान
जो थे उनको जहन्नम हासिल किया। तो ये सारे 300 तो मारे गए, कुछ भाग भी गए, कुछ पकड़े भी गए। तो भाग के गए, ये कहाँ छुप गए, कुछ के पीछा करके मार दिया गया, बट स्टिल देखें कुछ तो छुपे हुए हैं। और जिस तरह से KPK में आप देखें वो छुप के हमले कर रहे हैं, तो किसी ने तो इनको पनाह दी हुई है। कोई तो इनको देखें वहां से गाड़ियां देता है, कोई चला जाता है। तो इस किस्म की हमारी जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस है, और हमें इन्हें आइडेंटिफाई करके इनका कला कमा करना होगा। और पाकिस्तानी देखें फौज, पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कौन है, वो पाकिस्तान के अवाम में से आई हुई है। एक बेटा फौज में है, दूसरा पुलिस में है, तीसरा कोई बिजनेस कर रहा है या और कोई प्राइवेट काम कर रहा है। तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और फौज या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का जो है दिली रिश्ता है, इसको कोई जुदा नहीं कर सकता। और हमने एज ए कौम मुत्तहिद होके इसका कला कमा करना है, तो इंशाल्लाह हम कर देंगे। पाकिस्तान अगर जो है 4 दिन से कम अरसे में अपने से 6 गुना बड़ा दुश्मन को शिकस्त दे सकता है। हमें सिर्फ यह है कि जो अंदर हमारे दुश्मन छुप गए, इनका हमें सफाया करना होगा, इनको आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि बाकी पाकिस्तान के अलावा चीन है और भी 6 बड़े ममालिक हैं जो कि वो भी नाला है अफगानिस्तान की सरजमीन, उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। तो ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं रहा। की जो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखें जो रशिया ने लेटेस्ट उनके फॉरेन ऑफिस ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर बताए हैं। उन्होंने कहा कि दाइश जो इस वक्त अफगानिस्तान में है, इसके 3000 से ज्यादा वहाँ लोग जंगजू मौजूद है। और तालिबान जो सो कॉल्ड हैं, इनके उनका 5 से 7 हज़ार है। इसी तरह उन्होंने कहा ETIM के वहाँ को 1200 लोग मौजूद हैं। और इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, जिसको आप कह रहे हैं तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, देखिए पहले उसका नाम था इस्लामिक जो है मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, IMU। अब उसका नया नाम दे दिया गया है कि तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, कि उज़्बेकिस्तान को भी इन्वॉल्व करो और तुर्कमेनिस्तान को भी इन्वॉल्व करो। तो ये उसमें साथ उन्होंने स्टेट किया है कि ये जो तालिबान वहाँ पे सो कॉल्ड हैं, पाकिस्तान के जो ये फितना जो ख्वारिज हैं, ये 5 से 7 हज़ार है। और ये बुनियादी वजह है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, उसके साथ तल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। और ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा है, बल्कि पूरे रीजन के लिए ख़तरा है। तो हमें ऐसी रिपोर्ट्स को बुनियाद बना के रशिया को साथ में लाना चाहिए, चाइना को साथ में लाना चाहिए, उसका बॉर्डर भी अफगानिस्तान से मिलता है। ताजिकिस्तान में चीनी को मारा गया है, उसको साथ मिलाएं, ईरान को साथ मिलाएं, तुर्कमेनिस्तान को भी मिलाएं, उज़्बेकिस्तान को भी मिलाएं। और एक रीजनल अप्रोच के तहत इन पर प्रेशर डालें और इन्हें कहें कि अगर आप कला कमा नहीं कर सकते इन दहशतगर्दों का, हम आपके साथ मिलकर कर देते हैं। और डिप्लोमेटिकली भी बात करें। जी बिल्कुल ठीक। ईरान की आप बात करें तो ईरान अपना एक और मसले में भी तो घिरा हुआ है, ईरान अमेरिका का। अगर वो होता है तो उससे भी पाकिस्तान का बॉर्डर और खुसूसन बलोचिस्तान का सूबा असरअंदाज होगा। आप क्या समझते हैं कि अगर हमले की जानिब बात जाती है या फिर टारगेटेड भी हो, तो भारत और अफगानिस्तान इस सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल करेंगे, उनकी तो कोशिश ही यही है। इजराइल की भी कोशिश है कि किसी तरीके से अमेरिका जो है इजराइल पे स्ट्राइक करे। बट अमेरिका को पता है कि अगर मैंने इजराइल पे, ईरान पे स्ट्राइक किया तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे आ सकते हैं, पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। और ईरान इस दफा जैसे पहले उसने इनको उसको अच्छी खासी ठुकाई की इजराइल की, और जब वहाँ जाके मिसाइल इनके हिट हो रहे थे, तो आपको याद है कि कनाडा में उनकी कॉन्फ्रेंस हो रही थी और G8 की, G7 की, तो वो छोड़ के ट्रम्प साहब वाशिंगटन चले गए थे। और अगर अमेरिका इजराइल की मदद को ना आता तो अच्छा खासा इसका जो था तिया पांचा ईरान ने इजराइल का कर देना था। अभी भी देखिए छुप के पीछे बैठा हुआ है और डायरेक्टली कहता है कि हम ईरान पे फर्स्ट हमला नहीं करेंगे। बट अमेरिका को पीछे पूरा इसने प्रेशर डाला हुआ है कि किसी तरीके से वो उन पे अटैक करे। अमेरिका कर सकता है, जितनी बड़ी फौज अमेरिका वहाँ लेके आ गया है। पहले सिर्फ एक बहरी बेड़ा था, अब दूसरा बहरी बेड़ा भी कैरेबियन सी से उन्होंने मूव करके पर्शियन गल्फ की तरफ रवाना कर दिया है। और कल की खबर ये थी कि वो मेडिटेरेनियन सी से रेड सी में एंटर हो रहा है, 3 से 4 दिन में वहाँ पहुँच सकता है मैक्सिमम। तो अमेरिका की बहुत बड़ी फौज वहाँ जमा हो चुकी है, लेकिन ये जितनी बड़ी अफवाज है उतना बड़ा टारगेट भी है। तो ये अमेरिका को वे करना होगा। तो अभी भी जो हिचकिचार इसलिए हिचकिचा रहे हैं कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ईरान जो है, सर ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिका के जो 150 जंगी त्यारे वो भी यूरोप और मशरक़ वस्ता में आ चुके हुए हैं। और नो डाउट कि इसराइल भी मजीद मामलात को बिगाड़ने की जानिब जा रहा है। बल्कि आप यूँ कह लें कि जो इसराइली इंटेलिजेंस के ओहदेदार हैं उन्होंने तो फाइनेंशियल टाइम्स को ये बताया है कि अमेरिका ने ईरान पर मुबैना हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली हुई है। तो हालात तो वाकई ज़्यादा ही संगीन होते जा रहे हैं। तो अगर ऐसा जंग होती भी है, शुरू होती है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ
ईरान तक महदूद रह सकती है या ये फिर एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर बनने जा रही है? देखिए, ईरान तक तो कभी ये महदूद नहीं रहेगी, और लेकिन अमेरिका ने जो इतनी बड़ी फौज वहाँ जमा की है वो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे आपको पता है, कल जेनेवा में उनका तीसरा राउंड ऑफ मुज़ाकरात का हो रहा है, और अब्बास अरागची साहब जो उनके वज़ीर ख़ारजा ईरान के, तो उन्होंने कहा है जी कि मामला बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि डील हो जाएगी। हमें दुआ भी करनी चाहिए कि डील हो जाए और दुनिया और ख़ास तौर पर ये खित्ता किसी बड़ी तबाही से बच जाएगा। लेकिन अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अगर स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर, ठीक है, ईरान को काफ़ी नुकसान पहुँचाएगा, बट फिर जो जंग का जो कंबल है वो उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। बल्कि सोशल मीडिया कल रात से ये खबरें जारी हैं कि मुख्तलिफ आलमी स्ट्रेटेजिक अकाउंट्स पर ये सोर्सेज ये खबरें हमें दे रही हैं कि रूस और तुर्की के भी मुख्तलिफ जहाज़ और ड्रोन्स ईरान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। क्या हम ये देख सकते हैं कि जंग ईरान अमेरिका की हो और असला या जहाज टर्की, चीन और रूस के हों? देखिए, जब जंग स्टार्ट हो जाती है उसके अपने डायनामिक्स हैं। आप जंग स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर वो क्या रुख अख्तियार करती है ये दूसरी जो फौज होती है, दूसरा मुल्क उस पर मुनसर कर सकता है। तो जैसे इंडिया ने हमारे खिलाफ हमला तो किया, लेकिन फिर खुद ही माफी मांगी जब हमने रिस्पांस दिया। तो अमेरिका जंग तो शुरू कर सकता है, बट जैसे उसमें स्टेट ऑफ हुर्मुज है, जैसे आपको पता है टोटल 25-30 किलोमीटर उसकी विड्थ है, ऑलरेडी ईरान वहाँ एक्साइजे कर चुका है, और कुछ घंटों के लिए उन्होंने स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया था। तो अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद हो जाता है तो आप उसकी इम्प्लीकेशन देखें, 30 से 35% दुनिया का LNG ऑयल वहाँ से डेली सप्लाई होता है। दुनिया बहुत बड़े इकोनॉमिक जो है उसमें क्राइसिस में पड़ जाएगी, और जो रिस्पांस होगा ईरान का वो इजराइल के खिलाफ भी होगा, और जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जिसमें कतर में है, UAE में है, बहरीन में है, कुवैत में है, तमाम जगहों को वो हिट करेंगे। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अब इसमें देखना ये हो जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटर सेंस शुड प्रिवेल और ये मामला बेहतरी की तरफ जाए। जी बहुत शुक्रिया दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, वक्त छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, कल सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने हैरी ब्रूक की शानदार सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान को बासानी 2 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 164 रन्स बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने पाकिस्तान का हदफ बासानी आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। हमेशा की तरह पाकिस्तान इस वक्त वर्ल्ड कप T20 में उस पोजीशन में आ गया है जहां इन्हिसार अब अपनी परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि दूसरी टीमों की परफॉर्मेंस पर है कि फला टीम हार जाए, फला जीत जाए, बारिश हो जाए, अगर ये हो जाए मगर वो हो जाए और 25 करोड़ आवाम की दुआ कबूल हो जाए तो हम यानी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अभी भी सेमीफाइनल में जा सकते हैं। इस सब में हैरानगी की बात यह है कि इस तरह की सोच सिर्फ हमारी नहीं बल्कि कौमी क्रिकेट टीम की भी है। कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली यागा ने इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद कहा है कि अभी टूर्नामेंट में इन है, हमने अपना मैच जीतना है और देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे। इंग्लैंड के हाथों शिकस्त के बाद अब जरूरी है कि पाकिस्तान अपने आखिरी मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे और न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस यानी कि इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ ये दोनों मैचेस हार जाए। इंग्लैंड अपने आखिरी मैच में न्यूजीलैंड को हरा दे जबकि श्रीलंका भी न्यूजीलैंड को शिकस्त दे। इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान को 3 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। न्यूजीलैंड का एक और श्रीलंका के 2 पॉइंट्स होंगे। तहम अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे तो लेकिन न्यूजीलैंड श्रीलंका को शिकस्त दे दे तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के 3-3 पॉइंट्स होंगे और फिर फैसला रन रेट की बुनियाद पर होगा, उसके बाद भी रन रेट की बुनियाद पर होगा। बहरहाल इस सब में सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं बल्कि भारत के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। सुपर 8 मरहले के मैच में वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को 107 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त देकर भारत के लिए परेशानियां बढ़ा दी हैं। पॉइंट्स टेबल पर भारत की टीम बगैर किसी पॉइंट के -3.800 रन रेट के बाद तीसरे और जिम्बाब्वे चौथे नंबर पर मौजूद है। भारत ने अभी वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से 2 मैचेस खेलने हैं। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को न सिर्फ अगले दोनों मैचेस जीतने हैं बल्कि भारी मार्जिन से जीतने होंगे क्योंकि अगर किसी टीम से पॉइंट्स बराबर हुए तो कम रन रेट के बायस नॉकआउट मरहले तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। आखिर क्यों कौमी क्रिकेट टीम किसी भी मैच में आउट क्लास परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी? क्या टीम सिलेक्शन गलत थी और सिफारिशी प्लेयर्स को टीम में जगह देने की बातें दुरुस्त हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट
अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपको वेलकम करती हूँ स्नो राउंड अप में। माजिद साहब, सबसे पहले तो कल की जो शिकस्त है उसके बाद हम पॉइंट्स टेबल पर ऐसी सूरत हाल में आ गए हैं कि अगर मगर और दुआ के साथ ही सेमीफाइनल में जा सकते हैं। क्या कहेंगे कि आखिर कहाँ गलती हुई है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट इतनी बुरी सूरत हाल से दो चार नहीं है जितनी हमें ऑन पेपर नजर आ रही है। इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, पाकिस्तान ने 3 मैच जो जीते हैं वो तीनों एसोसिएट कंट्रीज के खिलाफ जीते हैं। 2 मैचेस बड़ी टीमों के खिलाफ, भारत के खिलाफ हम 61 रन से हार गए। कल हम इंग्लैंड के खिलाफ 2 विकेट से हार गए। मेरे ख्याल में हमारे पास प्लेयर्स बुरे नहीं है, हमारी प्लानिंग बहुत बुरी है। हमने सलमान अली आगा को कप्तान तो बना दिया, लेकिन एक ऐसा शख्स पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है। एक कप्तान अगर खुद फ्रंट से लीड नहीं कर पा रहा तो वो किस तरह पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में दूसरे प्लेयर से कहेगा कि आपने अंडर परफॉर्म किया या आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। पाकिस्तान के जो नंबर 1 बैट्समैन है बाबर आजम, हमने उनको इस फॉर्मेट से बाहर कर दिया था। एशिया कप तक सितंबर में वो पाकिस्तान की T20 टीम में नहीं थे। फिर हमने पता नहीं क्या सोचा, बाबर आजम को वापस लेकर आ गए। साइम अय्यूब ओपनर की हैसियत से मुकम्मल नाकाम रह रहे हैं। साइम अय्यूब को हमने पाकिस्तान टीम में वापस डाल दिया। उस्मान खान जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अनफॉर्चुनेटली हमने मोहम्मद नवाज को ऑलराउंडर बनाया हुआ है, वो ना बॉलिंग में परफॉर्म कर रहे हैं ना बैटिंग में परफॉर्म कर रहे हैं। शादाब खान भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जैसी उनसे तवक्को की जा रही है। कल पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच में दो दुनिया के बड़े एक्सपर्ट, वसीम अकरम पाकिस्तान के और नासिर हुसैन इंग्लैंड के, उन्होंने भी हैरत का इजहार किया कि पाकिस्तान की टीम से फखर जमान ड्रॉप नहीं होते। कल हमने फखर जमान को पहली बार इस वर्ल्ड कप में खिलाया। दुनिया के जो बेहतरीन स्पिनर हैं इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं, अबरार अहमद, उनको हमने टीम से बाहर बिठाया हुआ है, उनको 11 में जगह नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में गलत प्लानिंग, गलत मंसूबाबंदी और बड़े प्लेयर्स के परफॉर्मेंस ना होने की वजह से पाकिस्तान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की सिलेक्शन बेहतर होती और हम ये ना सोचते कि फला प्लेयर जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए नागुज़ीर है, तो शायद पाकिस्तान बेहतर परफॉर्मेंस देता। माइक हैसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से, अब तकरीबन उनको 1 साल होने वाला है पाकिस्तान के हेड कोच बने हुए, वो पाकिस्तान की कोच की हैसियत से जो एक प्लान कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो न्यूजीलैंड में तो शायद चल सकता है, पाकिस्तान के सिस्टम में उनकी कोचिंग चल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में हम गलत प्लानिंग की वजह से, गलत मंसूबाबंदी की वजह से हार रहे। अब हमें वक्त आ गया है कि एक रेड लाइन क्रॉस करने वाले जो प्लेयर्स हैं उनके आगे भी हमें रेड लाइन खींचना पड़ेगी कि ये इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है। इनको पाकिस्तान टीम से खुदाफिज कहकर कुछ नए प्लेयर को पाकिस्तान टीम में डालकर एक बेहतर और मजबूत टीम तश्कील देना होगी। बिल्कुल, आपने बड़े अहम पॉइंट्स उठाए और हम इन सारे पॉइंट्स को अलग अलग आपसे डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अगेन माय सिंपल पॉइंट इज कि हम आम शायकीन अगर मगर की बातें करें तो समझ आती है, मगर अगर टीम का कैप्टन ये कह रहा हो कि अगर ये टीम जीत जाए या ये टीम हार जाएगी तो हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं, क्या ऐसी टीम से हम एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं जो दूसरों की बुरी परफॉर्मेंस के सहारे की बातें कर रहे हैं? देखिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो मुझे तो अब तकरीबन कोई 3 दहाइयों से ज्यादा इस फील्ड में काम करते हुए होगा। ये माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि ये हमें दिन क्यों देखना पड़े। हम आधा तीतर आधा बटेर के साथ क्यों चलते हैं कि बाद में हम कहें कि भाई न्यूजीलैंड 2 मैच हार जाए, श्रीलंका से हम जीत जाएं। तो भाई अगर आप बेहतर मंसूबाबंदी कर लें तो हमें ये दिन ना देखना पड़े। तो इसके जिम्मेदार तो सलमान अली आगा खुद है ना। सलमान अली आगा ना उनसे कप्तानी अच्छी हो रही है। अब आप देखें दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट कल के मैच, चूंकि अभी बहुत पुराना मैच नहीं है, और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि मैं और आप तो इस वक्त पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डिस्कस कर रहे हैं,
कल ही के दिन में पाकिस्तान की जो जूनियर टीम है, जिसको हम पाकिस्तान शाहीन्स कहते हैं, वो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अबू धाबी में 2 विकेट से T20 मैच हार गई। और पाकिस्तान अबू धाबी में, पाकिस्तान की होम सीरीज अबू धाबी में हो रही है जूनियर टीम, इंग्लैंड की जूनियर टीम के साथ, वो पाकिस्तान 3-0 हार गया। पाकिस्तान की विमेंस टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है, वो T20 सीरीज 2-1 हार गई, पहला वनडे मैच वो हार गई। तो मतलब हर सतह पर पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के फ्रंट पर पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। तो अब हमें एक बैठकर ठंडे दिमाग के साथ इस वर्ल्ड कप के बाद कुछ पुराने खिलाड़ियों को साथ बिठाएं, उनसे मशवरा करें कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरह आगे ले जा सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है। हम देख रहे हैं कि पीछे यही जो अंडर 19 है, इन्होंने काफ़ी सारे एशिया कप जीता है उन्होंने, मतलब हमें काफ़ी जीते भी, उन्हें जीता भी। टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन वही बात जो आपने की है कि आधा तीतर आधा बटेर वाली बात, कि आप साइम अयूब को देखें कि ही इज़ बेसिकली एन ओपनर, लेकिन वो चल नहीं रहे, उनकी ओपनिंग नहीं हो रही, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं हो रही, लेकिन उनको इसलिए रख दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो बॉलिंग में हमें कोई काम दे जाएंगे। तो इस तरह से तो वो खुद एक प्लेयर खुद क्लियर ना हो, कंफ्यूज्ड हो, तो वो कैसे परफॉर्म करेगा? देखिए, जो पहला साइम अयूब का काम है वो तो एज ए बैट्समैन रन स्कोर करना है। बॉलिंग तो उनकी इजाफी सलाहियत है ना, वो बैटिंग में रन नहीं कर रहे। लेकिन कल वो 6ठा मैच खेल के इस टूर्नामेंट में हम साइम अयूब को ड्रॉप नहीं कर रहे। दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान की T20 टीम में जगह नहीं उनकी बनती, अगर बनती है तो उनसे ओपन करवाई जाए। बाबर आजम को हम ओपन नहीं करवा रहे, बाबर आजम को फिर हम चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। फखर जमान भी ओपनर हैं, उस्मान खान भी ओपनर है, 4-4, 5-5 ओपनर्स के साथ हम चले हुए, 3-3 विकेट कीपर्स लेके चले हुए। तो मेरे ख्याल में टीम का बैलेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हम पाकिस्तान टीम से ये तवक्को करें। एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए। लेकिन मैं और आप जो बात कर रहे हैं अगर मगर की, हम दुआओं की बात कर रहे हैं कि ये रमजान का महीना है, पाकिस्तान माजी में भी रमजान में वर्ल्ड कप जीत चुका है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। तो भाई हम वो काम क्यों कर रहे हैं कि हम दुआओं के सहारे अब खड़े हुए? हम अगर बेहतर प्लानिंग कर लेते तो पाकिस्तान की टीम आसानी से तो नहीं, लेकिन बेहतर अंदाज में इस पोजीशन पे तो होती कि हम कह सकते हैं कि हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन में मुझे नहीं लग रहा कि बहुत आसानी से पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेल पाएगी। उस्मान तारिक जिसे पहले ओवर में ही आपको विकेट लेकर दी और फिर मैच का मोमेंटम बनाया, कैप्टन सलमान अली आगा को क्या सूझी कि अगला ओवर सलमान तारिक को नहीं दिया गया और मैच हाथ से गंवा बैठे? हालांकि यही गलती उन्होंने इंडिया के मैच में भी की थी। देखिए, क्रिकेट में बैट्समैन को कहा जाता है कि आप मैच को लंबा लेके चलें, आखिर तक लेके जाएं। ये मुझे सलमान अली आगा की थ्योरी समझ में नहीं आई कि वो बॉलिंग के जरिए मैच को लंबा कर रहे हैं। अगर बॉलिंग के जरिए आप मैच को लंबा करेंगे तो आप मैच हारेंगे। कल जब उस्मान तारिक ने दूसरा आउट कर दिया तो भाई आपने उनका एक ओवर क्यों रख दिया? उनसे चौथा ओवर भी करवाए ना, एक आध विकेट अगर वो मजीद ले लेते तो इंग्लैंड पर मजीद प्रेशर बिल्ड होता। आप देखें, इंग्लैंड के बैट्समैनों ने भाग भाग कर डबल बहुत सारे रन ले लिए, हम यहां भी उनको नहीं रोक सके। हम हैरी ब्रूक जिन्होंने कल 50 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, उनको आउट करने के लिए हमारे पास कोई प्लान बी नहीं था। हैरी ब्रूक, इसमें कोई शक नहीं, अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेल गए, लेकिन हमने भी उनके लिए कोई ऐसी प्लानिंग नहीं की कि हम हैरी ब्रूक को आउट कर सकें। सलमान अली आगा, अब भारत का जो मैच था उन्होंने पहले ओवर में खुद विकेट ले ली, अभिषेक शर्मा को आउट किया, लेकिन 2 ओवर के बाद सलमान अली आगा ने अपने आपके मजीद 2 ओवर जो थे वो उस मैच में इस्तेमाल ही नहीं किए। तो मेरे ख्याल में कप्तान भी मुझे कहीं कंफ्यूज नजर आते हैं। बाज दफा उनके पास जब बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन होते हैं तो मेरे ख्याल वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि इसको बॉलिंग दूं, इसको बॉलिंग नहीं दूं। मेरे ख्याल में अब टाइम आ गया कि हमें कोई ऐसा कप्तान, मैं ये नहीं कह रहा कि सलमान अली आगा को हटा दें, लेकिन जब एक बंदा मुसलसल फेलियर दिखा रहा है, ग्राउंड में डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो अब हमें चाहिए कि अब हम किसी ऐसे प्रॉब्लम इज प्लेयर दिस को ना सर कि कप्तान। हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। उस्मान तारिक जिसको एक मिस्ट्री बॉलर कह रहे हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा
कैच और आप उसको टाइमली यूटिलाइज ना करें। यही गलती आपने इंडिया के मैच में भी की थी कि आप बहुत लेट लेकर आए थे, जबकि आपको जरूरत ही पहले लेकर आते। सेम गोज हेयर के यहाँ आपको रिजल्ट भी मिल रहा था, उसके बावजूद आपने एक ओवर करा के आप उसको ले गए। दैट इज जो कि आपको फिर बाद में नुकसान देते हैं। आप क्या समझते हैं, कल के मैच में मजीद एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था, क्योंकि नसीम शाह को अब तक मौका नहीं दिया गया। अब तो तकरीबन वर्ल्ड कप जो है ये टीम बाहर हो चुकी हुई है, तो नसीम शाह को क्यों साथ लेकर गए थे अगर उससे फायदा नहीं उठाना था? आपका सबसे महंगा प्लेयर है पीएसएल का। देखें, अभी शाम का टाइम अफ्तार की जो ट्रांसमिशन शुरू हो जाएंगी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर, हर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कमर्शियल्स में नसीम शाह हमें नजर आते हैं जी। लेकिन वो ग्राउंड में नजर नहीं आ रहे। एक क्रिकेटर जिसका काम क्रिकेट खेलना है वो कमर्शियल्स में हमें नजर आ रहे हैं क्योंकि खूबसूरत हैं, खूबरू हैं, चलें, उनका ये एक इजाफी शोबा है। लेकिन बिल्कुल नसीम शाह भी खेल सकते थे, लेकिन जो प्लेयर जिसकी कमी शिद्दत से महसूस हुई, नसीम शाह को आप सलमान मिर्जा की जगह खिला लेते। जिस शख्स की शिद्दत से कमी महसूस हुई वो मेरे ख्याल में अबरार अहमद अगर कल के मैच में होते इंग्लैंड के खिलाफ तो अबरार अहमद डिफरेंस डालते। वो भी मिस्ट्री बॉलर हैं और इंग्लैंड की टीम को शायद हम कल, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अच्छी बॉलिंग की शाहिनशाह अफरीदी ने, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को हराने के लिए हमें अपने स्पिनर्स के जरिए अगर हम अटैक करते, आप देखें उस्मान तारिक और इब्रार अहमद को का कॉम्बो थ्रू आउट हमारे एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि इनको कैश करें, इस कॉम्बो को। लेकिन अब हमारे हेड कोच और कप्तान तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है ना, तो हम अपनी गलतियों की वजह से अब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाना अब हमें तो ख्वाब ही नजर आ रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान टीम आगे चली जाए, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। इस टूर्नामेंट के बाद मोहसिन नकवी साहब थोड़ा सा टाइम क्रिकेट के लिए ज्यादा निकालें, एक सर जोड़कर बैठे फॉरवर्ड प्लेयर्स के साथ, अपने थिंक टैंक के साथ, जो इस फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है उनको खुदाफिज कहकर कुछ नए खून को डाला जाए। और साइम अयूब टाइप के प्लेयर जो ये समझ रहे हैं कि शायद हमारे बगैर पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों की टीम नहीं बनेगी, उन खिलाड़ियों को भी थोड़ा सा, जब तक आप झटका नहीं देंगे ये टीम खड़ी नहीं होगी। आप शाहिनशाह अफरीदी देखें ना, जब 2-3 मैच वो बाहर बैठे तो कल वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ बॉलर की हैसियत से नजर आए। तो जब शाहिनशाह अफरीदी बाहर बैठ सकते हैं, बाबर आजम को हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो साइम अयूब पाकिस्तान की 11 के लिए क्यों ना गुजरे? साइम अयूब को भी ड्रॉप करें। बिल्कुल, और मुसलसल उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग में बुरी है। नाज़रीन, वक्त हो छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। क्या मसला है कि अब तक तमाम मैचेस में हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है वो बिल्कुल नाकाम रहा है। कल भी मिडिल ऑर्डर तकरीबन फ्लॉप रहा है, सिवाय साहबजादा फरहान के कोई प्लेयर काबिल सताइश इनिंग नहीं खेल सका। क्या ये बात मजीद तकवीत नहीं पकड़ी कि सिफारिश और फेवरेटिज्म के तहत टीम सिलेक्शन की गई है? क्योंकि इसमें देखें ना, अगर शादाब पे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि अगर आप इब्रार अहमद को बाहर निकाल सकते हैं, शादाब की कैसे जगह बनती थी? आपने शादाब को टीम से नहीं निकाला, इब्रार को निकाल दिया। बल्कि कल से अब तक एक बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल हो रहा है कि नेशनल टीवी पर जो हमारा स्टेट ओन टेलीविजन है, पाकिस्तान टेलीविजन, वहां पर शादाब खान को डिफेंड कौन कर रहे हैं? उनके सुसर सकलैन मुश्ताक। और वो जो आर्गुमेंट कर रहे हैं मोहम्मद हफीज के साथ कर रहे हैं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि शादाब खान जो है, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो शादाब खान को ड्रॉप किया जा सकता है, आप अबरार अहमद को डाल दें। लेकिन पता नहीं माइक हसन असल में जिस मुल्क से आए हैं, न्यूजीलैंड, वो 7 समंदर पार के, वहां की जो क्रिकेट की डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है हमारे मुल्क में, और हमारी क्रिकेट में ये मामला चलेंगे नहीं। अब आप देखें ना, बाबर आजम, जिस तरह मैंने पहले कहा, सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि बाबर आजम अब T20 फॉर्मेट के प्लेयर नहीं रहे। अगर वाकई आप समझते हैं कि बाबर आजम को खिलाएं तो उनसे इनिंग्स ओपन करवाएं। एग्जैक्टली, उनको ऑर्डर बदल देते हैं। आप साइम अयूब को नीचे लेकर आ जाए। आपने एक मैच, वो नौजवान बच्चा है ख्वाजा नाफे, उसको खिलाया, उसने 5 रन बनाए नमीबिया के खिलाफ मैच में, उसके बाद ख्वाजा नाफे को ड्रॉप कर दिया। तो क्या ख्वाजा नाफे को खिलाने का फैसला गलत था, या ख्वाजा नाफे को गलत खिलाया गया, अगले मैच में आपने ड्रॉप कर दिया?
तो मतलब कोई एक सिमत हमें इस टीम मैनेजमेंट की नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में गलत प्लानिंग की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहे हैं। अगर बेहतर प्लानिंग करते माइक हसन और सलमान अली आगा, अब सलमान अली आगा जिस तरह मैं शुरू में आपसे कह रहा था कि एक कप्तान जिसकी अपनी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अब ड्रेसिंग रूम ऑब्वियसली वो में कैसे दूसरे को लीड कैसे करेगा? डांटेगा, एग्जैक्टली वो बाबर लीडर का आजम को रोल कैसे कैसे करेगा? कहेगा, नो डाउट साइम बाबर अली। जी आजम इज अ स्टार T20 में, उनके सबसे हाईएस्ट स्कोर हैं पाकिस्तान के उसमें, और बड़े प्लेयर हैं सिर्फ। और बैटिंग ऑर्डर में अगर आप फोर्थ पे खिला रहे हैं तो फिर ये ज्यादती है उनके साथ कि आप या तो ओपनिंग कराएं या फिर उनको T20 में खिलाएं ही ना। पर इस तरह से फोर्थ ऑर्डर पे लेकर आना, उससे उनकी कारकर्दगी मजीद मायूस कुन ही रह रही है। सर आप क्या समझते हैं कि ये जो शादाब की आपने बात कर ली हुई है, तो अगर बिलफर्ज हम सेमीफाइनल में पहुंच भी जाते हैं तो इस अगर मगर के साथ, तो आपको लगता है कि सेमीफाइनल में भी हम जीत सकेंगे इस पैटर्न के साथ और इस टीम की देखिए, जो ऑर्डर है उसके साथ? नहीं, पहली बात के अब हम दूसरी टीमों पर हमारा पूरा इन्हिसार है। न्यूजीलैंड की टीम दोनों मैच हार जाए, आज उसने श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, फिर उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, और हमने सैटरडे को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, वो मैच जीतना है। देखिए, चांसेस हैं, क्रिकेट में बाज दफा हो जाता है कि दूसरी टीमें हारती हैं, आप सेमीफाइनल में थ्रू कर जाएंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें दोबारा गलतियां हम बार बार जो कर रहे हैं, उन गलतियों से सबक सीखें और बार बार एक जगह से ठोकर ना खाएं। अगर यही गलतियां दोहरा कर आगे जाएंगे, एरोगेंसी जो है ना, आप देखें एरोगेंसी इंग्लिश टीम, वो इंडियन टीम में नजर आई हमें, तो इंडियन टीम मुंह के बल गिरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमें फैसलों में थोड़ा थोड़ा अना का मसला नजर आ रहा है। अगर हम अपनी जो अना को साइड पर रख लें, पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर फैसले करें, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी परफॉर्मेंस हमें ऑन पेपर नजर आ रही है। बिल्कुल। और ये जो हमारे कोच है माइक हैसन, नो डाउट कि उनके इन डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठ रहे हैं, और जो भी उनकी प्लानिंग थी उसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लूप होल्स थे। तो हम अपने प्लेयर्स को क्यों नहीं मौका देते, जो हमारे रिटायर्ड इतने लेजेंड्स हैं, कि वो कोचिंग करें, चाहे इसके कि हम बाहर से कोच बुलाएं। इवन वसीम अकरम साहब आप कल कह भी रहे थे कि आई वॉज देयर, लेकिन किसी ने नहीं मुझे बुलाया कि आए आके मुझे कोई टिप्स दे दें। तो अगर कोई सीखना नहीं चाहता तो मैं खुद से क्यों जाऊं? वसीम अकरम ने तो ये कहा कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन हमने देखे, अब हमारी इंतहाई अदब के साथ हमारे जो साथी सहाफी हैं, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जब हमारे लोकल कोचेस आते हैं तो वो कहते हैं फॉरेन कोच आना चाहिए। अब फॉरेन कोच आ गया है तो वो कहते हैं कि यार फॉरेन कोच हमारी क्रिकेट को समझ नहीं पा रहा। देखिए, कुछ अर्सा पहले तक माइक हैसन से पहले हमने आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया हुआ था। उससे पहले 2024 का जो वर्ल्ड कप जब हम अमेरिका से आ रहे, तो उस वक्त साउथ अफ्रीका के गैरी कस्टन थे, माजी में मिसबाउल हक भी कोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप फॉरेन कोच जरूर रखें, ये मेरी अपनी राय है। जिस तरह सरफराज अहमद जो फॉर्मर कैप्टन है, उनको हमने मेंटोर बनाया हुआ है। मेरे ख्याल में सरफराज अहमद को आप माइक हैसन के साथ एज ए असिस्टेंट कोच रखें, ताकि सरफराज अहमद इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके साथ रहकर की कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग, जी अंडर 19 के मेंटोर हैं, तो बेसिकली कोचिंग ही कर रहे हैं। तो उनको चाहिए कि सरफराज को पाकिस्तान टीम में इनका असिस्टेंट रखा जाए, ताकि हमारे जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो कोचिंग के लिए तैयार हों। मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर भी अच्छे हैं, वो कोचिंग कर सकते हैं। अब देखें ना, वसीम अकरम जैसा आदमी जब ये बात कह रहा है, और नासिर हुसैन ने कल, इंग्लैंड के जो फॉर्मर कैप्टन है, कल टेलीविजन पर कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फखर जमान पाकिस्तान टीम से क्यों ड्रॉप हुए, और उनका ड्रॉप होना बनता नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो खराबी पाकिस्तान क्रिकेट में और पाकिस्तान के इस क्रिकेट निजाम में है। इस खराबी को जब तक हम दूर नहीं करेंगे तो हमारी कौम तो वैसे ही स्ट्रेस में है। हर वक्त हम मुश्किल और बुरी खबरें हमें न्यूज चैनल्स के जरिए सुनने को मिलती हैं। तो अब क्रिकेट के मैदान से हम सोच रहे थे कि चले रमजान का महीना है, ईद से पहले
लोगों को कोई अच्छी मतलब खबर वो मिल जाएगी। सर फिर लेकिन वही यहाँ भी हम मान अगर लीजिए, सर सपोज अगर हम निकाल भी दें अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें तो हम बजाय तो इस टूर्नामेंट से हम निकल चुके हैं अगर अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, और ये अगर मगर का जादू भी अगर नहीं चलता, आप क्या देख रहे हैं आगे फिर सलमान अली आगा साहब का फ्यूचर एज ए कैप्टन? आपको क्या लगता है कि वो बचा पाएंगे अपनी कैप्टनसी? क्या उन्हें रहना चाहिए, या फिर हमें अपनी गलतियों से सीखना है, या फिर हमने अपनी वही गलतियां दोबारा दोहराते रहना है और हर बार जो भी टूर्नामेंट आएगा इसी तरह हम डिबेट्स करते रहेंगे, डिस्कशंस करते रहेंगे और मेरिट का उसी तरह कत्लेआम होता रहेगा? देखिए, आज हमारी क्रिकेट को ये दिन इसलिए देखना पड़ रहे हैं कि हमारे फैसलों में कंसिस्टेंसी नहीं है। कभी हम कोचेस चेंज कर देते हैं, कभी सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देते हैं, कभी हम देखें कप्तान भी हमने ऊपर तले चेंज किए ना। कभी बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, कभी शाहिनशाह अफरीदी कर रहे हैं, फिर सलमान अली आगा कर रहे हैं। 2-3 बार बाबर आजम को हमने कप्तानी में कमबैक करवाया। मेरे ख्याल में किसी ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दें जो पाकिस्तान टीम को भी आगे लेके चले और अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के लिए मिसाल बने। मैं आपको एक साउथ अफ्रीका की मिसाल बताऊं कि साउथ अफ्रीका ने अब से कोई मेरा ख्याल 20-22 साल पहले जब उनकी क्रिकेट क्राइसिस में आई तो उन्होंने एक बिल्कुल जूनियर प्लेयर ग्रैम स्मिथ को कप्तान बना दिया, हालांकि उनके पास बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद थे। ग्रैम स्मिथ ने ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम को खड़ा किया, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस से दूसरों के लिए मिसाल बन गए। और फिर साउथ अफ्रीका की जो क्रिकेट टीम ग्रैम स्मिथ ने खड़ी की थी, आज आप देखें थोड़ा सा उस टीम में हमें बदलाव नजर आया है, लेकिन उनकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। तो हमें ऐसे तो फैसले आपकी करने नजर हैं। में कोई ऐसा नाम है जो आपके ख्याल में बहुत अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं? देखें, बज़ाहिर तो अब लॉट में जो पाकिस्तान के ये 15 खिलाड़ी जो इस वक्त गए हुए हैं, मुझे तो शाहिनशाह अफरीदी एक ऐसे प्लेयर नजर आते हैं जो पाकिस्तान की बेहतर कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने लाहौर कलंदर्स को पीएसएल के 3 एडिशन जितवा के दिए। पाकिस्तान के भी वनडे कप्तान है। देखें, टेस्ट मैच में तो हमने शान मसूद को कप्तान बनाया हुआ है, वनडे में हमारे पास शाहिनशाह अफरीदी हैं। अब मसला T20 फॉर्मेट का है, जो सबसे पॉपुलर फॉर्मेट है दुनिया में। मेरे ख्याल में या तो शाहिनशाह अफरीदी को बनाया जाए, या फिर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है वो समझता है कि कोई और बेहतर कप्तान है तो उनको बना लिया जाए। जाहिर है जो लोग 40-40, 50-50 लाख रुपए ले रहे हैं, थोड़ा वो भी तो दिमाग इस्तेमाल करें। अब हम और आप अगर बैठकर किसी नाम पर चलिए साहब, हम तो इसलिए कहते हैं कि अगर वो खुद इस्तेमाल नहीं करे तो हमें कुछ बता दें, यही सुन ले, वो भी सुनने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया। सीनियर क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।